इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ सन, मैंने सूरज के आंतरिक भाग के बारे में आपको बताया था। फिर उसका दूसरा लेक्चर जब मेरा हुआ तो मैंने सन के बाहर के एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था। जब मेरा तीसरा लेक्चर हुआ ज्योग्राफी का, भूगोल का, तब मैंने सन का एक लेक्चर, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ सन, एटमॉस्फेयर जिसमें फ्रॉनहोफर रेखाएं थी, गैसेस निकल रही थी, है ना। तीसरा लेक्चर सन स्पॉट, सर में ये सौर कलंक क्या होते हैं, कॉस्मिक ईयर क्या होता है, ये पढ़ाया था। आज मैं आपको हम चौथा, मैंने बोला 2 लेक्चर और बचे हैं, सन का पोर्शन खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना होगा, बिल्कुल ध्यान से ये समझना होगा। ठीक है, तो आज हमारा एक टॉपिक आता है, इस पर 2 एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, बता दूं कब आया था, एमपीपीएससी में भी आया था। ओके, तो आपका हम पढ़ेंगे रेडियो फेड आउट लाइंस। रेडियो, हेडिंग डालिए सभी, आप एनालाइज करके लिखेंगे, रेडियो फेड आउट। ये क्या होती है? फेड, FADE, RADIO, रेडियो फेड आउट। फेड आउट ये एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, रेडियो फेड आउट ये टर्मिनोलॉजी से जुड़ी है। आपको याद होगा, मैं क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, एमपीपीएससी और राजस्थान 1998 और 96, 2008 और 2016 के पेपर में, एमपीपीएससी 2016 के पेपर में ये इसी से मिला जुला क्वेश्चन आया था, इसी से मिला जुला क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपके सामने ये डालना बताने चाहता हूं। रेडियो फेड आउट रेखा होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, आप आराम से समझेंगे दोस्तों। इसे थोड़ा ऊपर करना होगा मुझे समझाने के लिए। यह है हमारी पृथ्वी, ठीक है, यह है हमारा अर्थ, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। मैं हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में मैं मुंह से बोल रहा हूं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ओके, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, अभी मैं सूरज पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं अभी सूरज पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेडियो फेड आउट, ये होती क्या टर्मिनोलॉजी है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि ये एमपीपीएससी के एग्जाम में भी आ गया। तो क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हमने सन पढ़ा है, ये हमारा क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर हमारा समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर भी इसी को कहते हैं। फिर हमारा इसके ऊपर मध्य मंडल आता है, मेसोस्फेयर। फिर इसके ऊपर आता है अयन मंडल, आयनोस्फेयर, अयन मंडल, आयनोस्फेयर, अयन मंडल आता है। समझ में आया? अब ये जो अयन मंडल आता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, हम जिसमें रहते हैं वो क्षोभ मंडल कहलाता है। वेरियस गैसेस, देखो मैं अभी वायुमंडल नहीं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आप सिर्फ एक लेयर को थोड़ा ओवरव्यू में दे रहा हूं। मैं सन का, मेरे भी 2 लेक्चर बचे हैं, जब मैं वायुमंडल पढ़ाऊंगा तो पहले हम इसको वायुमंडल की कम से कम 22-23 परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद हर उपस्थित चीज जो आपके इर्द गिर्द है उसको पढ़ेंगे, क्वांटिटी पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, पिछले 4 साल से लेकर अभी तक का जो गैसेस में वेरिएशन आ रहा है वो पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म पे क्या फर्क पड़ रहा है वो पढ़ेंगे, तब ये हम लेयर पढ़ेंगे, अयन मंडल डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे हम। तो अभी मैं सिर्फ सन के बारे में पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं ओवरव्यू बता रहा हूं। हम जिसमें रहते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। इसमें क्या होते हैं, आयंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, आयन मंडल क्यों कहते हैं, आयनोस्फेयर क्यों कहते हैं,
ये आयनस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होता है, हम जो इन्हीं के कारण, ये आयनोस्फीयर के कारण ही, ये आयनोस्फीयर के कारण ही हमारे यहाँ टीवी देखना संभव हुआ है। ये आपको बहुत अच्छे से मालूम, बच्चों से क्वेश्चन है कि जो हम टीवी देख पाते हैं, लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं, माइक्रो मैक्रो वेव्स होती हैं, है ना, हर्ट्ज की वीक होती हैं, कुछ स्ट्रांग होती हैं, तो ये रिफ्लेक्ट जो करता है, तो इस अयन मंडल के कारण ही हम टीवी देखना संभव हो पाया है, नॉर्मल। तो आई एम नॉट टॉकिंग टुवर्ड्स टीवी और एक्सेट्रा, ऐसा डिश टीवी। सन की फेड आउट बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, रेडियो फेड आउट। ओके, हम समझा रहे हैं आपको। तो क्या होता है, ये जो सन होता है, सन की सोलर विंड चलती है, क्या चलती हैं, सन की सोलर विंड चलती हैं, तो हवाएं चलती, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, मैं एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूं। तो सन की सोलर विंड चलती हैं, और वो जो विंड्स होती हैं, आप जानते हो अच्छे से, वो आवेशित होती हैं, चार्जिंग पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बताया था ना, हाइड्रोजन की उसमें से क्षीण हो जाती है और इलेक्ट्रॉन गैसेस चलना शुरू हो जाती है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गैसेस चलती हैं, मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो ये जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित मतलब चार्जिंग पार्टिकल्स, आवेशित कण मतलब चार्जिंग पार्टिकल, ठीक है। ये जो चार्जिंग पार्टिकल्स होते हैं, है ना, सन से, ये पृथ्वी इतना दूर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, पृथ्वी सूरज के जो उसकी एनर्जी है ना, उस हिसाब से पृथ्वी बिल्कुल बगल में है, ये मान के चलो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी कोई भी बड़ी बात नहीं है, जितनी है। तो हम लोग कब के निपट जाते, जब पृथ्वी बनी थी हमारा अस्तित्व नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से डायरेक्ट अर्थ पर आ रही थी, रेज आ रही थी, हम भुन जाते, जल जाते, मर जाते। आज जो हमारा अस्तित्व है पृथ्वी पर, जो हमारी प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस है हमारी, हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, हमारे वायुमंडल की वजह से। अगर हम प्रेजेंस हैं, तो हमारी जो अर्थ पर प्रेजेंस है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू एटमॉस्फेयर वी आर हेयर, वी आर लिविंग हेयर, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ हाईली चार्जल, जो चार्जिंग होती है, जो रेज आती हैं, पार्टिकल्स आते हैं, उनके कारण। तो सूरज की जो सौर हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, बड़ी बड़ी तेज फ्लेम्स चलती हैं, हाँ या ना, वो पृथ्वी तक भी आती हैं। ओके, अब हमारा जो एटमॉस्फेयर एक छाता जैसा होता है, उन जो विंड हमारे पास आ रही हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करता है, हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, ये उन्हें रोक लेता है, प्रोटेक्ट करता है, मतलब एक तरफ से दबाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है, प्रोटेक्ट करता है। अब ये जो प्रोटेक्ट करता है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही होगा। भाई ये बताओ, एक छाता है, छाते में अगर हम हिट करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करा, लेकिन कुछ ना कुछ उसको भी डैमेजिंग हो गई होगा। तो क्या होता, मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है अला, नहीं तो इसमें तुम्हारे नंबर छुपे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है, ये जब चार्जिंग पार्टिकल्स जब आते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर से इसकी जो सोलर विंड्स होती हैं, सोलर फ्लेम्स मतलब सोलर विंड कहते हैं, स्टॉर्म से विंड के रूप में मैं मान लेता हूं, तो मैं प्रयोग करूंगा सोलर विंड। चार्जिंग पार्टिकल्स वहां से सूरज से फेंके जाते हैं दूर की तरफ, बीच में हमारी पृथ्वी भी आती है, तो जो वो फेंक रहा है सूरज, चार्जिंग आवेशित पार्टिकल्स, और सोलर विंड चल रही है, इलेक्ट्रॉन की है, प्रोटॉन की है, हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बड़ी खतरनाक होती हैं, तो फ्यूजन की प्रोसेस है बेसिकली। तो जब वो आती हैं, टकराती हैं, तब हमारे एटमॉस्फेयर उसे रोकने की कोशिश करता है, खतरनाक तरीके से रोकने की कोशिश करता है। यस वी विल, मतलब हम स्टॉप करेंगे आपको, और कोई मतलब वो नहीं है, ये नहीं है, हम रोकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये विंड भी नुकसान पहुंचाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बंटी का सबसे आखिरी में मैसेज है
क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो जब ये अब टाइप कर देना बस। तो जब ये सोलर विंड सीधी सीधी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, तो ये जो हमारा अयन मंडल होता है, कौन सा? अयन मंडल, ये हमसे कितना ऊंचाई पे होता है? मेरी बात देखिए, दिमाग को आप इस तरह सेट करो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि सर हमारे लिए खड़े हैं। सर से अगर हम 10 बार पूछेंगे तो सर बताएंगे, और फिर 11वीं बार भी समझ में नहीं आएगा तो सर साधारण भाषा में समझाएंगे। इसलिए जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आसान हो जाता है अगर फैकल्टी का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन, इतना अच्छा सपोर्ट होता है। समझ में आया? अगर आप पहले से सोच के पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, डिफिकल्ट पढ़ रहा हूं, तो वो कोई भी फिर वो समझ में नहीं आएंगी चीजें। ठीक है बेटा? तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं समझा रहा हूं। मैंने आपको समझाया सूरज में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है? अब वो होता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, मैं सब पढ़ा चुका हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, जो बाहर गैसीय पदार्थ फेंका जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रॉन गैसेस चलती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ये चार्जिंग आवेशित पार्टिकल्स होते हैं। आवेशित मतलब होते चार्ज हो जाते हैं वहां पे उस ऊष्मा के। तो ये जो हवाएं हैं, सूरज की सोलर विंड हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा? मुझे इतना समझ में आ गया। तो सौर पवने कह लो या सौर ब्रह्मांड, यानी सोलर कॉस्मिक वेव भी कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं हम? कॉस्मिक वे कह लो, या मतलब सौर ब्रह्मांड किरणें कह लो, कॉस्मिक वेव्स कह लो, है ना, वेव्स, तरंगे, और या सौर पवने कह लो, सोलर विंड कह लो, सौर पवने कह लो। तब ये चलेंगी तो ये हमारे पर सीधे आएंगी, हमारे सर पर गिरेंगी, तो हम मर जाएंगे। सच में हम नहीं झेल सकते। हम अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीधे आने लगी किरणें पृथ्वी पर, तो हमारी जो जीव है वो जीव पानी के अंदर रहना शुरू कर देगा। पृथ्वी के धरातल सरफेस पे उसका वास्ता खत्म हो जाएगा अगर सारी किरणें आने लगी। तो क्या करते हैं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा वायुमंडल है, इससे लड़ता है। ऊपर से किरणें आई, ये हमारा वायुमंडल है, ये लड़ता है, रोकता है, उससे एब्जॉर्ब करता है। आइसोलेशन प्रोसेस में पढ़ाऊंगा सूर्य, आप नेक्स्ट लेक्चर वही है मेरा, वो जो एग्जाम में पिछली बार ही आया था। खैर, तो ये आई किरणें, डायरेक्ट किरणें आ रही हैं, ये मेरा एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर्स हैं, ये टकरा रहा है, फिर भी अंदर आ रही है, फिर भी आएंगी, थोड़ी आएंगी, भूमध्य रेखा पे पहुंचेंगी, और ये चुंबक फेंक देगी उठा के। मैं बताऊंगा एक चीज कौन से समझाऊंगा। ये आ रही है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा आयनोस्फेयर है, आयनोस्फेयर, अयन मंडल, पहले हमारा क्षोभ मंडल 16 किलोमीटर हम मानते हैं, ध्यान रखना। ध्रुवों पे स्थिति अलग होती है क्षोभ मंडल के ऊपर, और भूमध्य रेखा पे अलग होती है। 8 किलोमीटर शुरू होता है। जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड जोन में जाते हैं, अक्षांश देशांतर में जाते, अक्षांश की तरफ जाते हैं, तो उसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है और नीचे बढ़ती चली जाती है, ऐसा होता है। तो ये मत कहना हमने किताब में 12 किलोमीटर पढ़ा, हमने 13 पढ़ा, हमने 14 पढ़ा, ये कोई कांस्टेंट नहीं होता। समझ में आया? अगर आप उत्तरी ध्रुव पे खड़े हुए हैं तो वहां पे 6 से 7 8 किलोमीटर ही रह जाएगी। आपने अपने आप को मध्य अक्षांश यानी मिडिल लैटिट्यूड पे अगर आप लेके, मैं सब समझाऊंगा लेटर ऑन, अब सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल आगे मूड में बनने नहीं हूं, मेरा भले ही आराम चले, लेकिन मैं आराम समझाऊंगा, आधे घंटे क्लास में आराम समझाता रहूंगा। तो ये हम जैसे विषुवत रेखा पे आते हैं तो बहुत ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि गैस भारी होती है, ध्रुवों पर हल्की होती है विषुवत रेखा। ये कौन सा समझ में नहीं आएगा आपको। एनीवे, मैं बस ये कहना चाहता हूं, जो हमारे तरफ है क्षोभ मंडल, ये हमसे लगभग 16 किलोमीटर ऊपर है। उसके आया समताप मंडल, वो हो गया 50 किलोमीटर ऊपर चला गया। कितना? 50 किलोमीटर। फिर आया हमारा मध्य मंडल, मध्य मंडल हमारा और खिसक गया, 80 किलोमीटर चला गया। 30 से 50, फिर 80 किलोमीटर चला गया। ये जो अयन मंडल आता है, अयन मंडल, आयनोस्फेयर, ये बेसिकली ये बहुत बड़ी बेल्ट होती है, बहुत इसका बड़ा बेल्ट होता है। ये आयनोस्फेयर का बेल्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है? इसकी जो हम अगर देखें
मेरे हिसाब से देखें तो इसमें चुंबकीय मंडल भी होता है, इसमें ताप मंडल भी होता है, समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक स्फीयर भी होता है, इसमें मैग्नेटोस भी होता है, चुंबकीय मंडल भी होता है, आयन मंडल में ही चुंबकीय मंडल भी होता है, ताप मंडल भी होता है, समझ में आ रहा है। तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, वो हो जाती है 600 तक, 600 किलोमीटर तक, ये बहुत बड़ा माना जाता है, ये बाकी सबसे बड़ा यही माना जाता है। खैर, आपको क्या याद रखना है, सूरज की जो किरणें आई, सोलर विंड, कॉस्मिक वेव्स जो आई, वो सबसे ज्यादा ये आयनोस्फेयर है। कौन सा, याद रखना क्वेश्चन बेटा, आयन मंडल। जब मैंने बताया रेडियो फेड आउट में सबसे ज्यादा कौन सी लेयर इफेक्टिव होती है, आप लिखेंगे आयनोस्फेयर। क्या, आयनोस्फेयर। ऊपर से जब आवेशित पार्टिकल आते हैं तो वायुमंडल, अयन मंडल सबसे पहले उसको टकराते हैं। अयन मंडल का इन फ्लेम से, ये फ्लेम कहूं, विंड कहूं, चार्ज पार्टिकल कहूं, जो कहना है वो कहूं, इन पार्टिकल से आयनोस्फेयर की जो लेयर है वो कटना शुरू हो जाती है, वो टूट जाती है। अभी तक आपने सुना था ओजोन मंडल, ओजोन लेयर सुनी थी, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से खत्म हो जाती है ना, आपने अभी तो ये सुना था। तो या आर रेडियो फेड आउट, RFO। तो RFO जो हमारी आयनोस्फेयर है, यानी अयन मंडल, इसको हास करती है। क्या करती है, इसका हास, इसे कहते हैं इंग्लिश में डेप्लीशन। मतलब खत्म करना, डेप्लीशन मतलब कम करना। जैसे ओजोन परत का हास होता है, नहीं होता धुआं से, और जो हम यूज करते हैं CFCO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दे आर सेवरल थिंग्स, जेट इंजन धुआं निकल सबसे। तो ऐसे ही ये जो RFO है, रेडियो फेड आउट जोन है, ये हमारी आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर को डैमेज करती है। हमारे वैज्ञानिक में इसी चीज को बताया है, ठीक है ना, ये डैमेज करती है। डैमेज के साथ साथ ये इसे ट्रैप भी कर लेती है, मतलब काफी रोकती है। अयन मंडल RFO को रोकती है, RFA को रोकती है, और इसको, इससे डैमेज भी होती है। समझ में आया। अब ये RFO इसे चीरती हुई, जब कोई चीज, चार्जिंग पार्टिकल्स आते हैं और एक दूसरे पार्टिकल्स, आयनोस्फेयर है, आयंस वहां मौजूद है, तो इनसे आकर जब टकराती है तो यहां पर होता है फ्रिक्शन। क्या होता है, घर्षण। भैया ऊपर से कोई चीज आ रही है, ठीक है, ऊपर से कोई चीज आ रही है, ये लेयर है, इससे रुक भी गई, लेकिन इससे निकल भी गई, रुक भी गई, निकल भी गई, रुक भी गई, निकल भी गई। देखो ये है ना, ये आ रही है, तो यहां पे तो फ्रिक्शन होगा, तो इससे इससे निकली थोड़ी बहुत, और इससे ज्यादा ट्रैप भी कर ली इसने। ये आई मोटी सी और इससे टकराई, तो यहां क्या हुआ, घर्षण हो रहा है। दोनों इस लेयर में ऊपर की तरंगों से घर्षण होता है। तो वो घर्षण से क्या होता है, एक प्रकार की लाइटनिंग पैदा होती है। चलो उसके बाद लाइटिंग के अभी मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, ये जब टॉपिक खत्म होता है RFA का। तो इसके बाद भी स्टिल कुछ कुछ रेज निकल जाती हैं, और ये हमारी इक्वेटर पे आती है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा पर आती हैं थोड़ी बहुत। क्या होता है, जब ये निकलती हैं, यहां से निकलती हैं, तो इन रेस को, ये चार्जिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो इनको हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल अपने तरफ भी खींचते हैं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो हमारे 2 उत्तरी ध्रुव हैं, 2 दक्षिणी ध्रुव हैं, ठीक है, और उन दोनों के बीच में 2000 किलोमीटर का अंतर है। एक होता है भौगोलिक ध्रुव, एक होता है चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल, एक होता है जो प्राकृतिक ध्रुव, जो ज्योग्राफिकल पोल्स हम बनाते, 2 उत्तरी गोलार्ध और 2 दक्षिणी ध्रुव, 2 उत्तरी ध्रुव और 2 दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो सूरज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मतलब रेडियो फेड आउट जो वेव्स है हमारी, वो सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, अयन मंडल को डिप्लीशन कर रही हैं, यहां पर हास कर रही हैं, उन्हें खत्म कर रही हैं, और ये खतरनाक है।
ये चीज खतरनाक है हमारे सिस्टम में। जब ऐसा ज्यादा होता है हमारे सिस्टम में गड़बड़ी आती है, हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो जारी होती है, टीवी देखना, ये ध्वस्त हो जाते हैं। 1986 में एक बार ऐसा हो चुका है, 2007 में भी ऐसा हो चुका है। 2007 ये बात है फरवरी के महीने की, 2007। फिर 2008 में भी ऐसा हो चुका है। समझ में आ रहा है? वेलिसिस जी थी जिन्होंने थीमिस एक रॉकेट भेजा। चलो अपन बात करते हैं। तो ये क्या है, ये तोड़ती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आया था, रेडियो फेड आउट रेखा से सबसे ज्यादा किसका हास होता है? आप एक लाइन में लिखेंगे, अयन मंडल का हास हो जाता है, वो खत्म होती है, लेयर टूटती है। दूसरी बात, ये जब आती हैं तो ये क्या करती है, घर्षण होता है, टकराएगी तो घर्षण तो होगा, फ्रिक्शन। दूसरा, ये ध्रुवों की ओर इन्हें खींच लिया जाता है, ध्रुवों की ओर इन्हें खींच लिया जाता है। इस तरफ ये खींच जाती, ये आप ध्यान रखना। समझ में आया? ओके। अब ये जो घर्षण होता है, अब ध्यान रखना, अब मैं अपने आप को दूसरे पे मूव कर रहा हूं। ये जो घर्षण हो रहा है कहां पे हो रहा है? अयन मंडल में घर्षण हो रहा है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग होती है, खूब ज्यादा लाइटनिंग होती है, बहुत ज्यादा एक प्रकार से लाइटनिंग होती है, वो होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। समझ में आया नहीं आया? और इसी को हम कहते हैं अरोरा। अब तुम्हें याद आएगा, बोरेलिस अरोरा, ऑस्ट्रेलिस अरोरा, बोरेलिस अरोरा। इतना समझ में आया? पहले तो ये बताओ, क्या इतना समझ में आया? पहले तो ये बताओ, जो मैंने बताया कि RFO जो वेव्स हैं जो आ रही हैं, वो बेसिकली हमारे अयन मंडल को नुकसान पहुंचाती है। बेटा देखो, घबराओ नहीं, सच बता रहा हूं, मैं आपको 12-12 घंटे पढ़ाने की क्षमता रखता हूं, समझाने की क्षमता रखता हूं, बिल्कुल क्षमता रखता हूं। बस मुझे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता। मैं अपनी बता रहा हूं, किसी को मतलब हो, किसी को मतलब ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप मुझसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करके रखेंगे, सच बता रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है वो मैं सारा आपको ट्रांसफर कर दूंगा, सच बता रहा हूं। और ये थोड़ा बहुत ज्ञान आपको लेने में भी कम से कम 6 से 7 साल लग जाएंगे, मैं इतना भी बता सकता हूं। खैर, तो ये लाइटनिंग काय के लिए हुई? ये लाइटनिंग हुई किसके कारण हुई दोस्तों? ये लाइटनिंग हुई घर्षण के कारण। कौन सा घर्षण? सोलर विंड्स का अयन मंडल की लेयर से घर्षण। और जब ये घर्षण हुआ तो इसे हमने नाम दिया अरोरा। ठीक है, ओके ओके। अब मैं बार बार तो नहीं करूंगा अर्चना, मेरी वीडियो दोबारा देखना। AURORA, अरोरा, अरोरा, ठीक है ना। तो अरोरा जो हमारा घर्षण है, ठीक है, ये प्रकाश है, लाइट है, लाइट। अब मैं यहां पृथ्वी बना रहा हूं, ठीक है, पृथ्वी बना रहा हूं, पृथ्वी बना रहा हूं। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। अब हाँ, भूमध्य रेखा तक मैं फिर से उसको बता दूंगा, अब इधर ध्यान दो, उसी में मैं कर लूंगा। अर्चना और तुम दोनों इसमें ध्यान दो। देखो, तो ये है सन, मैं फिर से समझा दूंगा इसी के संग, बार बार उसको रिपीट नहीं करें, कुछ नई चीज के साथ उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है बेटा। देखो, ये है हमारा सन जो आपको दिख रहा होगा। ये सन है, सन से हमारे पास किरणें आ रही, ये होती है भूमध्य रेखा, इधर ध्यान दो, ये होती है हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। हमने पूरी पृथ्वी को 0 डिग्री अपने अक्षांशों में बांट रखा है, ऐसे, इसे कहते हैं अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखो, अभी पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ मैं ये बता रहा हूं अरोरा के बारे में। जब ये पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में विस्तृत जानेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, नहीं मालूम। अभी भी आपसे पूछूं तो मेरे स्टूडेंट 3-4 को छोड़ के आपको नहीं मालूम अक्षांश होती क्या है। सच्चाई ये है। अक्षांश का निर्धारण कैसे किया, किसने नापा? इंची टेप से नापा था, यहां से यहां तक नहीं मारा। किस प्रकार हमने इसके ऊपर जो हमारा ध्रुव तारा है
उसको हमने 90 डिग्री का कोण मान के इनको व्याख्यान किया है। इसे जीरो क्यों कहते हैं? जीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्रुव तारे का जो प्रकाश है वो यहां तक नहीं पहुंच पाता, यहां पे खत्म हो जाता है, इसके आगे चलता है। अक्षांश उतनी ही होती 179 होती है, बीच में 0, ऊपर 90। अक्षांशों के पीछे एक महत्व होता है। अक्षांश को किस प्रकार से आकलन करके समय का निर्धारण किया जाता है, ये आईएएस में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। किस प्रकार ध्रुव तारे ने पूरे अक्षांश को पाट दिया। अब आने वाली समय में पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है, क्यों ये मोटा, पृथ्वी का पेट क्यों मोटा होता जा रहा है, घूर्णन गति कारण, क्यों, कौन सा, क्यों अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल पृथ्वी को इस प्रकार से डिफाइन करता है कि सालों साल, करोड़ों सालों में भी उसका जो घनत्व है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देती हैं और बच्चे करते हैं। जो सिविल सर्विसेज स्टूडेंट है ना, जिनके सामने आप लोग जाके सलूट मारते हो, जिनके ऑफिस में जाने से घबराते हो, आम जनता बता रहा हूं, आप लोगों के मतलब आम जनता, एक सामने वर्दी पहन के अगर एसआई आ जाए, एसआई की बात करूं, इंस्पेक्टर खड़ा है तो तुम्हारी बाइक पीछे खड़ी हो जाती है डर के मारे कि हेलमेट नहीं है, पकड़ ना ले, कुछ वो ना है, सीट बेल्ट बांध लेते हो। तो आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो जो वो टीआई बैठे उनके भी बॉस हैं, आप उस स्तर की तैयारी कर रहे हो। सोचने वाली बात है। उनके लिए तो जो आम जनता है, आप जैसे लोग, उनके लिए तो वही बहुत होते हैं, एक आरक्षक, एक होमगार्ड जो खड़ा होता है, चेक कर बच बच के निकलते हैं। आप उनके भी बॉस की लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोचो कि आपको किस क्षमता के अनुसार अपने आप को यहां पे ध्यान लगाना होगा। और बच्चे जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना, एनालाइज करके पढ़ते हैं ना, नो डाउट आसानी से निकल भी जाते, टफ नहीं होता। फिर मैं इसे तो मोटिवेट करता हूं समझाने के लिए कि डरना नहीं, टफ नहीं, इजी समझो। देखो, पृथ्वी ये रही, भूमध्य रेखा ये रही, पृथ्वी का वायुमंडल, क्षोभ मंडल, अयन मंडल, चलो मैं अयन मंडल पे आ गया, समताप मंडल, अयन मंडल में यहां पे आ गया, ठीक है। अब ये आई किरणें, यहां पे टूटा, घर्षण हुआ, यहां भी घर्षण हुआ, यहां पे एक प्रकार की लाइट चमकी, यहां पे भी लाइट चमकी। जब दो चार्ज पार्टिकल आपस में लड़ते हैं, टकरते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो लाइटनिंग तो होती है, तो आपको अच्छे से मालूम है, हाँ या ना। तो यहां पर भी लाइट चमकी, यहां पर भी लाइट चमकी। ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये है हमारा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब अयन मंडल को इन्होंने तोड़ दिया, काफी तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया, पूरा नहीं तोड़ा, काफी तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया। लेकिन कुछ जो बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज्यादा, वो इस भूमध्य रेखा पे पहुंच जाती है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पे पहुंच जाती है। और इससे तितर बितर होके कुछ पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐसे, ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये मैग्नेटिक पोल्स, मैं भौगोलिक ध्रुवों की बात नहीं कर रहा, उत्तरी ध्रुव भौगोलिक की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं चुंबकीय ध्रुव की। तो ये चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं, इन आवेशित पार्टिकल्स को अपने ओर खींचते, तभी तो मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं उन्हें। तो यहां पे टकराई तो एक तो भूमध्य रेखा पे पहुंच जाती है वो किरणें, पार्टिकल्स, एक ये इधर और एक इधर, यहां पहुंच जाते हैं। कहां से पहुंच जाते हैं? यहां से। अयन मंडल के बाद ही इनका बिखराव हो जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये मैंने बताया था अर्चना, ध्यान रखना बेटा। तो यहां से आने के बाद अयन मंडल से टकराकर विषुव जो बहुत स्ट्रांग होते हैं सीधे भी पहुंचते हैं कुछ कुछ, और कुछ को ये ध्रुव खींच लेते हैं। कौन कौन से ध्रुव खींचते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव खींच लेते हैं। समझ में आया? अब ये जब सूर्य की किरणें तो ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी पूरी पृथ्वी पे ही आती है ना, ऐसे 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 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आती है, यस और नो। तो क्या होता है, ये घटना, ये कौन सी घटना, ये घटना सबसे ज्यादा जो देखी जाती है, वो देखी जाती है उच्च अक्षांशों और मध्य अक्षांशों पे, हाई लैटिट्यूड और मध्य, मिडिल, जो मिडिल है उन लैटिट्यूड। मतलब ये 0 से शुरू होता है, 0, ये ऊपर जाते हैं 10, 20, 40, 60, 80, ये हो गया 90, ऐसे ही ये 90 होता है। तो जो ये 90, 80, 70 ऊपर के होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं उच्च अक्षांश। क्या कहते हैं बच्चों?
इन्हें हम कहते हैं उच्च अक्षांश कहते हैं, हाई लैटिट्यूड। जो 60 के बाद के होते हैं 40-35, इन्हें कहते हैं मध्य अक्षांश। ऐसे ही दो, और इन्हें कहते हैं निम्न, लो लैटिट्यूड, निम्न अक्षांश कहते हैं, लो लैटिट्यूड। यानी आप कह सकते हो जो हॉर्स लैटिट्यूड है, अश्व अक्षांश के नीचे का लो लैटिट्यूड कहलाता है। अब बात आती है कि ये जो घटना है, आपको ये तो मालूम होगा अरोरा, अरोरा का मतलब ही होता है प्रकाश। क्या होता है दोस्तों? अरोरा का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। तो ये प्रकाश कैसे आया? रेडियो फेड आउट, मतलब कॉस्मिक वेव से टकराने से ही प्रकाश की उत्पत्ति हुई। ये प्रकाश सबसे ज्यादा कहां दिखाई देता है? मैक्सिमम यहां, मैक्सिमम यहां, मतलब हाई लैटिट्यूड और मीडियम लैटिट्यूड पे। यहां पर भी हाई लैटिट्यूड और मीडियम लैटिट्यूड पे दिखाई देता है। इसलिए हमारे इन वैज्ञानिकों ने इसको एक नाम दिया है। नाम क्या दिया है दोस्तों? इसे बोला है हमारे वैज्ञानिकों में, जो उत्तरी ध्रुव में दिखाई दे। ये घटना कहां की है? अयन मंडल। ध्यान रखना, अरोरा जो घटना होती है लाइट की, वो अयन मंडल में होती है, पहली बात। और ये घटना 2 बार दिखाई देगी, उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में, हाँ या ना? फिर पार्टिकल वहां खिंच जाते हैं तो उनका प्रकाश खत्म हो जाता है। तो जो यहां पे दिखाई देती है, दोनों जगह अरोरा है, लेकिन उसका नाम बदल दिया। इसे हम कहते हैं बोरियोलिस अरोरा और इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिस अरोरा। बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलिस, आप नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूं। बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव की जो घटना होती है उसे हम कहते हैं बोरियोलिस अरोरा। मैं लिख दूं बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव की जो घटना है उसे हम कहते हैं बोरियोलिस अरोरा। और नीचे की जो घटना है यहां पर मध्य और उत्तरी उच्च अक्षांश पे हो रही है, उसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिस अरोरा। समझ में आ रहा है? ऑस्ट्रेलिस अरोरा, AUSTRALIS, AUSTRALIS। ऐसे याद कर लेना, ऑस्ट्रेलिया ये रहा तो ऑस्ट्रेलिस अरोरा, बोरियोलिस तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर है तो ऑस्ट्रेलियस अरोरा होगा, और ऊपर एक बचा, कौन सा बचा? बोरियोलिस बचा, तो बोरियोलिस अरोरा वहां होगा। यानी सिंपल लाइन की अगर बात करूं तो जो प्रकाश है, प्रकाश अयन मंडल के प्रकाश को, किसके? अयन मंडल में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्पन्न कैसे होता है मैंने पूरी बेस से समझाया है शुरू से। वो होता है घर्षण से, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस किस का? आयनस, आयंस के जो चार्ज पार्टिकल है, ऊपर के जो चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं सोलर विंड से, उनका टकराव होता है, तो उससे प्रकाश होता है। प्रकाश कहां दिखाई देता है? सबसे ज्यादा दिखाई देता है उच्च अक्षांश 90 के ऊपर, 70-80 वाले, और नीचे के। तो ये कण भूमध्य रेखा पे भी आते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और बाकी ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रकाश है जो हमारा ऊपर से आया और इस तरफ खिंच गया, अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले को कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो आप ऐसे याद रखेंगे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब पहले मुझे आपका फीडबैक चाहिए, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? पहले तो मुझे थोड़ा ये समझाओ, फिर मैं इसके आगे बढ़ूं। जी, मुझे बताओगे समझ में आया नहीं आया सभी स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो रिसर्च शुरू हुई है मेरी इसमें। कोई डाउट तो नहीं है? अर्चना, जयेश, नेहा, रितु, सुमन, कृति, बेटा कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है, चलो फाइन, ओके। सभी मुझे रिप्लाई करा करें, है ना बेटा? ओके, चलो ठीक है, चलो ओके फाइन। अब देखो, अब मैं आपको कुछ और समझाता हूं। ये जो घटना थी, मतलब अरोरा की, अरोरा की इस घटना को लेकर, ओके बेटा ठीक है, अरोरा की इस घटना को लेकर
मैं अगर बात करूं अरोरा की इस घटना को लेकर अगर हम बात करें तो कई प्रकार के रिसर्च हुए। सबसे पहला जो रिसर्च हुआ वो था 17 फरवरी 2007। 17 फरवरी, अब ये है, अब किसी को मालूम है अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, अरोरा बोरेलिस क्या होता है, लेकिन हमें तो टॉप 10 में आना है भैया, हमें तो बहुत कुछ लिखना है। तो उसके पीछे मुख्य परीक्षा में पता है लिमिट नाम की कोई चीज नहीं हो जाती। मुझे वन प्लस का बहुत अच्छा लगता है, नेवर सेटल। मैं अपने आप को कभी सेटल नहीं करता, नेवर सेटल। अपने आप को अपडेट करो, नेवर सेटल। सेटल होगा तो ग्रोथ रुक गई। वन प्लस का है ना नेवर सेटल। तो अगर हमें 10 लोगों में जगह, टॉप 10 में जगह बनानी है और इतने 5-10 लोगों को, लाख को लोगों पीछे करना है, वी हैव टू पुट समथिंग न्यू। तो ये न्यू थिंग है जो मैं पुट करने जा रहा हूं। 17 फरवरी की बात है, सन थी 2007। ठीक है, सन थी 2007। वहां हमारे यानी पृथ्वी के, अगर मैं वैज्ञानिकों की बात करूं, अगर मैं पृथ्वी की, ओके, नवीन का मेरे पास आखिरी था सर, आयन मंडल में लाइटनिंग हमको नॉर्थ और साउथ पोल में दिखेगी। हाँ बेटा, ऊपर है ना, ऊपर है। मैं भी आ रहा हूं, जो प्रशांत साहू जो आपने पूछा है मैं वही बता रहा हूं कि ये जो हमारी है लाइटनिंग, क्यों हमें सूरज नहीं दिखता? सूरज तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आयन मंडल तो मात्र 80 के बाद शुरू हो जाता है, 600 किलोमीटर तो हमें प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देगा? सोचने वाली बात है ना बेटा, क्यों नहीं? चलो ठीक है, आगे करते हैं आगे। अब मैसेज मत पढ़वाओ, अब पहले सुनो। 17 फरवरी 2007 की बात है। फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा का एक क्षेत्र था, फ्लोरिडा का एक क्षेत्र था केन फेरेल। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, केन, नोट कर लीजिएगा, कैप केनेवेरल, कैप, कैप केने, कैप केने वेरल, कैप केनेवेरल। 17 फरवरी 2007 की बात है। वहां का एक क्षेत्र था केप केने वेरल। समझ में आया? वहां पर एक उद्देश्य से, एक उद्देश्य अगर मैं देखूं तो नासा ने I-5, अगर मैं उसके बाद से बात करूं तो अपना 5वां उपग्रह जो अंतरिक्ष के लिए होता है, प्रथम 5वां जो हमारा उपग्रह मिशन की शुरुआत की। अभी इस पे आने से पहले सुनो, फ्लोरिडा में 2007 में, 17 फरवरी 2007 में केप केनेवेरल जगह पर वैज्ञानिकों की टोली ने एक नाम से एक मिशन की शुरुआत की जिसे कहते हैं थीमिस। क्या कहते हैं? थीमिस, ध्यान रखना, थीमिस, थीमिस। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसको आप माफ करना, ये बड़ी लिख लेना, THIMIS, थीमिस, थीमिस। ये नाम का एक उन्होंने मिशन की शुरुआत की। कब की मिशन की शुरुआत? 2007 में। ठीक है, थीमिस, थीमिस की अगर आप लोग, ओके रचना, समझ में आ रहा, अच्छी बात है। अगर आप थीमिस की फुल फॉर्म देखना चाहेंगे तो टाइम, THMIS, टाइम ऑफ हिस्ट्री ऑफ, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, टाइम हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, नोट कर लीजिए, थीमिस, टाइम्स, THMIS, थीमिस, टाइम्स हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स एंड, times history of events and macro scale interaction during the storm, macro scale
इंटरएक्शंस ड्यूरिंग सब स्टार्म, सब स्टार्म्स, ठीक है, ड्यूरिंग सब स्टार्म। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं थीम इसका, टाइम हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स एंड मैक्रो स्केल इंटरेक्शन ड्यूरिंग सब स्टार्म। ये एक मिशन था थीमिस, आप थीमिस ही लिख सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना जिन्हें नंबर 1 बनना है वो सब कुछ करते हैं, भले समय लगता है लेकिन वो सब कुछ करते हैं। इसलिए मैंने ये परिभाषा पूरी फुल फॉर्म उन बच्चों के लिए लिखवाई है जो वो भी याद करेंगे, और कोई लोग थीमिस तक गुजारा चलाएंगे वो भी काफी है, कुछ लोग की तो दूर दूर तक इसका पाला ही नहीं है। तो थीमिस मिशन 2007 में शुरुआत की गई, पता लगाया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये लाइट जो दिखाई दे रही है इस पे चर्चा की गई। इसके साथ ही नासा के द्वारा, ये मैंने जो बताया है, अपना 5वां उपग्रह जो भेजा गया जिसके हम उसकी स्टडी कर सकें, वहां की संरचना, 5 था हमारा, मिशन 5 था, प्रथम 5 की सीरीज में भेजा गया, हम संरचना कर सकें, वो कर सकें। अब क्या हुआ दोस्तों, 2008 24 जुलाई का दिन था 2008 का, 24 जुलाई 2008 याद रखना आप सभी। फरवरी में यानी 2007, ठीक 1.25 साल बाद और 1.5 साल बाद इसकी विवेचना की गई। किसकी विवेचना की गई? जो यान ऊपर गया था और अरोरा की जो लाइटनिंग देखने को मिल रही थी, इसकी विवेचना की गई कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये प्रकाश क्यों दिखाई देता है, हर चीज देखी गई। इनकी जो हमारे बेसिक थे, जो इनके साइंटिस्ट थे, वो थे हमारे, अगर आप लिखना चाहें, वसीलिस एंजेलो, नाम लिखना चाहते लिख सकते हैं, वसीलिस एंजेलोपोलस, वसीलिस एंजेलोपोलस। इनको इसका अरोरा के संग, ये नाम आया एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं, अरोरा की घटना का सबसे ज्यादा विस्तृत वर्णन देने वाले, डिफाइन करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले वो कौन है हमारे? वसीलिस आप वसीलिस का भी नाम याद रखोगे तो काफी है, एंजेलोपोलस, एंजेलोपोलस लिखना तो, एंजेलोपोलस, वसीलिस एंजेलोपोलस, इनका नाम अरोरा की घटनाओं से देखा जाता है। दोस्तों इनके कई वर्णन आए, कई प्रकार के वर्णन आए, कई प्रकार के इन्होंने क्या बताया, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये टॉपिक हमारा खत्म होने वाला है। इन्होंने बताया जितनी हमारी चंद्रमा से मून से अर्थ की दूरी है, यानी 3,84,000 किलोमीटर औसतम, 1.25 सेकंड लगता है ना लाइट को आने में पृथ्वी तक, रिफ्लेक्शन सूरज की चंद्रमा में पड़ती है, चंद्रमा की हमारे पास आती है, तो 3.84 लाख किलोमीटर जो दूरी है उसका 1/3 कर दो, मतलब 1,20,000 किलोमीटर, लगभग 1/3, यानी 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर की दूरी पर ये अरोरा जैसी चमक जो पैदा होती है, ये घटना होती है। इन्होंने ऐसा जाना, बताया, ये जो घटना की शुरुआत हो जाती है वो बेसिकली जो नींव पड़ जाती है, वो जितनी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है उसका 1/3 हिस्से में इस प्रकार की चमक की शुरुआत हो जाती है। ध्यान रखना, इन्होंने सिर्फ चमक के बारे में बताया कि ऐसी चमक शुरू हो जाती है, यानी ये घटना जो घटित होती है अरोरा वाली, जिसमें हम मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं, इससे, इस घटना को हम मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं, चुंबक का दोबारा से जुड़ना, मैग्नेटिक रिकनेक्शन, ये घटना ये होती है। फिर इन्होंने आगे बताया कि अगर हम पृथ्वी से बात करें या अरोरा वाली, तो ये लगभग 75 से 300 किलोमीटर, क्योंकि हमारा अयन मंडल शुरुआत हो जाती है ना, बच्चे ने पूछा था,
तो 75 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर अरोरा को देखा जाता है, देखा जा सकता है। और ये लेंथ किसकी होती है? अयन मंडल की होती है दोस्तों। काय की होती है? ये होती है अयन मंडल की होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये किसकी होती है? ये होती है अयन मंडल की होती है। 75 से 300 किलोमीटर ऊंचाई पर जो स्थिति दिखाई देती है वो होती है हमारी अयन मंडल की स्थिति होती है। तो इतना काफी है, आपने जो डेटा जाना है मैंने आपको समझाया था। तो ये प्रकाश पता है क्या होता है? रिकनेक्शन किसे कहते हैं? मैग्नेटिक रिकनेक्शन कैसे कहते हैं? ये मानो एक बेल्ट है, समझना, ये बैंड होती है, बैंड होती है, बैंड होती है, फिर से ये खुलती है। मतलब ये जो मैग्नेटिक बेल्ट है ये बैंड हो रही है प्रेशर कारण, फिर ये खुलती है या अपनी पूरा फिर से आती है। जब ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया में बहुत सारी लाइट दिखाई देती है। घर्षण की प्रक्रिया इसी को कहते हैं। चलो इतना ज्यादा मत समझो, नहीं तो फिर और सारी टर्मिनोलॉजी दोस्तों शुरू हो जाएगी, फिर आप है ना मतलब उसमें करेंगे। तो ध्यान रखना, चुंबकीय रेखाएं रवण की भांति जब सिकुड़ती हैं और फिर से खुलती हैं तो इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसी कारण एक प्रकार की बहुत बड़ी चमक पैदा हो जाती है। अब ये मैग्नेटिक की जो बात आई वही वही बात है। सोलर विंड आई, अयन मंडल से टकराई, जब घर्षण हुआ तो ऑब्वियसली बात है एक बैंड की स्थिति बनती है। फिर वो उस घर्षण का जो प्रयोग कर रही होती, इसी कारण क्या हो रहा होता है? फ्रिक्शन। जस्ट आप इतना रखना, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन अरोरा जो है वो घटित हो रहा है। अरोरा की घटना घटित हो रही है। क्या आपको यह समझ में आया? क्या आपको समझ में आया अरोरा की घटना? 4 लाइन में एक्सप्लेन दोबारा से रिवीजन के रूप में। सूरज की किरणें जब हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो अयन मंडल को हास करती हैं, सोलर विंड्स। जब वो हास करती है तो उसमें घर्षण होता है, घर्षण से एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश उच्च और मध्य ध्रुवों पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पे जिसे देखते हैं उसे हम कहते हैं बेसिकली वोरियोलिस अरोरा कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देता है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यह घटना घटित जो होती है वो 75 से 300 किलोमीटर के ऊपर होती है। हमारे जो उपग्रह गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने पहले ये बोल दिया था कि ये घटना 1/3 इसका प्रारूप जो तैयार हो जाता है मैग्नेटिक, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ऊपर भी है, मतलब मैग्नेटिक क्षेत्र हमारा ऊपर भी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है उसका 1/3 क्षेत्र में इस प्रकार की ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो एंट्री करती हैं तो रबल टाइप का मैग्नेटिक रिकनेक्शन देखा जाता है इसमें। और ये हमारे कौन थे? एंजेलो थे, लोगोस थे, एंजेलो। तो उनका आपने नाम लिख देंगे। 24 जुलाई आप लिख देंगे 2008, और वो 2007 17 फरवरी 2007 लिख देंगे। नासा के द्वारा थीमिस एक वो बनाई गई थी, वैज्ञानिकों की टीम थी जो वर्क किया गया था, और जो हमारे ऊपर भेजा गया नासा के द्वारा वो प्रथम 5 श्रेणी का रॉकेट है, जिसने बहुत सारा डेटा कलेक्शन करके हमें दिया। ओके, हाँ बेटा, अरोरा की जो बात कर रहे हैं ये सब की सब उसी के कारण संपन्न होती हैं। जो अरोरा की मैं बात कर रहा हूं ये उसी के कारण संपन्न होती हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया? ओके दोस्तों, देखो आपके में आपको ये याद है या नहीं? एमपीपीएससी में अरोरा की घटना आती है, ये तो पता है या नहीं पता, ये बताओ। एमपीपीएससी में अरोरा की घटना आई, आपने देखा होगा, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस, है ना? ये घटना घटित होती क्यों है हमने उसको भी जाना है। ये घटना किस कारण होती है और इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयास किए हमने उस पर भी निगाह डाली है। इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या क्या करे प्रयास। कृति, सुमन, ये कुछ नए बच्चे हैं, समझ में आया? कृति, रवि, सुमन, नेहा। नेहा तेरा मैसेज नहीं दिख रहा मुझे, दिखा था 9:08 पे। नेहा, ऋतु, रुचिका, जयेश, पुष्पा,
कुछ तो वो ले गए समाधि ले गए, एमपीपीएससी छोड़ के बैठ गए, कुछ तो समाधि ले गए ओके, मैं इसके नोट्स बना के दूंगा। अच्छा, कल जो मैंने पढ़ाया था उसके नोट्स आपको मैंने मॉर्निंग में दिए थे ना, तो इसी प्रकार आज के भी नोट्स आपको मॉर्निंग में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक चीज और है, आप